हेलो बच्चों, आज हम लेके आए हैं तरल दाब दूसरे पार्ट के थ्योरी वाले चैप्टर को। यदि आपने इस चैप्टर के न्यूमेरिकल वीडियो देखना चाहते हैं तो इसी वीडियो के प्ले लिस्ट में जाइए, वहाँ पर ये बच्चों आइए, पहला हेडिंग आपकी स्क्रीन पर है, तरल। बच्चों तरल क्या होता है, आइए परिभाषा हम देखते हैं। वे पदार्थ, ठीक है, देखिए बच्चों, तरल वे पदार्थ हैं जिनकी कोई आकृति निश्चित, जिनकी कोई आकृति नहीं होती है, नहीं होती है, या निश्चित आकृति भी नहीं होती है। वे अपनी अपनी आकृति वे अपनी आकृति परिवर्तन का कोई विरोध नहीं करते हैं, कोई विरोध नहीं करते हैं, नहीं करते हैं। ठीक है बच्चों, इन्हें जिस बर्तन में रखो, जिस बर्तन में रखा जाता है, रखा जाता है, यह इन्हें जिस बर्तन में रखा जाता है उसी का आकृति ग्रहण कर लेते हैं, आकृति ग्रहण कर लेते हैं। तो बच्चों समझ में आ गया, तरल वे पदार्थ हैं जिनकी अपनी कोई आकृति नहीं होती है, वे अपने आकृति परिवर्तन का विरोध नहीं करते हैं, उन्हें जिस बर्तन में रखा जाता है उसी की आकृति को ग्रहण कर लेते हैं। देखिए बेटा, उदाहरण देख लीजिए। सभी गैस या द्रव तरल, ठीक है बच्चों, तरल पदार्थ हैं। ठीक है, आइए बच्चों अगली हेडिंग हम लोग देखते हैं, दाब। क्या बच्चों? दाब। दाब को इंग्लिश में प्रेशर। देखिए, इसको फ्यूल बोलते हैं, तरल को हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं? फ्यूल। ठीक बच्चों, क्या बोलते हैं? फ्लूइड। और दाब को प्रेशर बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों? प्रेशर। तो आइए बच्चों, प्रेशर की परिभाषा हम कैसे लिखेंगे, आइए इसको देखते हैं। तो बेटा इसको दो तरीके से लिख सकते हैं। आइए फार्मूले से रखते हैं। देखिए, P बराबर होता है F/A। तो देखिए, अगर हम इसको एकांक मान लें तो एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को दाब कहते हैं। या तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, किसी वस्तु पर लगने वाला दाब उसके क्षेत्रफल के अनुपात को दाब, किसी वस्तु पर लगने वाला बल उसके क्षेत्रफल के अनुपात को दाब कहते हैं। या इसको एक मान लो। अच्छा बच्चों, अगर हम इसको एक मान लें, एकांक एक मीटर स्क्वायर, एकांक जिसे बोलते हैं हम लोग, अगर एकांक मान ले, ये एक मान ए हो गया, तो इस कंडीशन में पी एफ के बराबर हो रहा कि नहीं हो रहा? भाई बल को ही तो अब क्या कहेंगे? दाब कहेंगे ना। तो वही हमें यहाँ पर लिखना है। क्या लिखना है? आइए देखते हैं। एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को दाब कहते हैं। क्या कहते हैं? दाब कहते हैं। इसे या इसको P से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, अब उसके बाद बच्चों इसका मात्रक भी लिख लेते हैं। आइए, इसका मात्रक क्या होता है? ये फार्मूला है बेटा, ये क्या है? ये सूत्र है दाब का। ठीक है, P का मात्रक क्या होता है? देखिए, एक मात्रक इससे आप निकाल सकते हैं, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। बल का न्यूटन होता है और क्षेत्रफल का होता है मीटर स्क्वायर। या हिंदी में आप लिख सकते हो ऐसे भी, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, ऐसे भी लिख सकते हैं।
अब इसका बीमा देख लीजिए बेटा, पी का बीमा, तो बेटा बल बल जो होता है उसका बीमा होता है m(L)(T)-2 और क्षेत्रफल का बीमा होता है L²। L से L कट जाएगा, अगर ऊपर जाकर माइनस हो जाएगा तो हो जाएगा mL-1T-2। ये आ गया बेटा दाब का बीमा। अब उसके बाद आपको ये समझना है इसमें F क्या है, F का नाम बल है, ठीक है। P क्या है, P का नाम दाब है, और A का है, A का नाम क्षेत्रफल है। ये भी हम जानकारी आपको दे रहे हैं, ये रफ काम है, ये हल्का सा जानकारी आप ले लीजिएगा। तो देखिए बेटा, ये दाब की परिभाषा हो गई है और ये उसका फार्मूला हो गया, ये मात्रक बीमा। वीडियो को रोक कर नोट कर लें, फिर आगे कुछ और देखते हैं। चलिए बच्चों, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। तरल स्तंभ के कारण तरल दाब पर गुरुत्व का प्रभाव। चलिए बच्चों, ये क्वेश्चन है, इसके आंसर को समझते हैं। यही क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है। एक द्रव द्वारा स्तंभ पर लगाया गया स्तंभ द्वारा उत्पन्न दाब का व्यंजक प्राप्त कीजिए। देखिए बच्चों, एक क्वेश्चन ऊपर, अब एक हमने नीचे भी लगा दिया है, दोनों क्वेश्चन को देख लीजिए। आइए बच्चों, इसका व्यंजक करने के लिए सबसे पहले हम एक आकृति बनाते हैं, उस आकृति को पहले समझिए। देखिए, ये मेरे पास एक बर्तन है, ये क्या है, मेरे पास एक बर्तन है जिसमें पानी भरा हुआ है। अब इसी में एक बेलन है, सिलेंडर जिसे हम लोग बोलते हैं, ये सिलेंडर है पानी में, ठीक है। इसकी जो हम शेप बना रहे हैं इसको आप ज़रा देखिए, ये हो गया। अब इसकी हाइट कितनी है, h है, कितनी है हाइट, h है। और देखिए ये पानी के अंदर है, ये पानी बना दो इसको आप, वाटर है ये, ठीक है। इसमें कोई लिक्विड मान लो, पानी ना हो तो कोई लिक्विड भी मान लो, कोई दिक्कत नहीं हो। ये है कोई भी लिक्विड है इसमें, ठीक है। अब देखिए ये पॉइंट हमने मान लिया D, क्या मान लिया, D। इस वाले पॉइंट को मैंने मान लिया C। अब ऊपर जो बल लगेगा भाई, ऊपर से हम बल लगाएंगे F1 मान लो, क्या लगेगा बेटा, F1। और नीचे जो पानी द्वारा लगाया जाता है बल, वो क्या होगा, F2। अब देखिए F1 जो होगा वो होगा P1A के बराबर, होगा कि नहीं होगा, क्योंकि बेटा अभी आपने फार्मूला पढ़ा है इससे पहले वाले क्वेश्चन में, दाब होता है वो F/A होता है। यहाँ F का मान निकालोगे तो ये इधर चला जाएगा, गुणे में नहीं हो जाएगा, P के गुणे में हो जाएगा, तो ये फार्मूला आएगा। अगर आप यहाँ 1 मानोगे तो Pn निकलेगा, और 2 मानोगे तो P2 निकलेगा। याद रखिएगा, F1 P1 तो ऊपर F1 हो गया, नीचे F2 हो गया, तो F2 किसके बराबर होगा, P2A के बराबर होगा, ठीक है। और जो इसका वजन होगा पिंड का, वो कौन सा बल लगाएगा, वो है mg बल लगाएगा। नीचे की तरफ कौन सा बल लगाएगा, mg बल लगाएगा, ठीक है। अब थोड़ा लिखना पड़ेगा, क्या लिखोगे, माना तरल से भरा एक पात्र, माना तरल से भरा एक पात्र, ठीक है, जिसमें तरल साम्य अवस्था में, जिसमें तरल साम्य अवस्था में है। साम्य अवस्था का मतलब ये हुआ तरल गति नहीं कर रहा, एकदम शांत है, ठीक है। उसके बाद लिखेंगे बेटा कि तरल के भीतर, ठीक है, इसके भीतर हम एक बेलनाकार स्तंभ की कल्पना कर रहे हैं, एक बेलनाकार वस्तु ना, जिसके ऊपर बिंदु C और नीचे बिंदु D है, ठीक है। उसके बाद अब इसका क्षेत्रफल क्या है बेटा, इसका क्षेत्रफल हम क्या मान ले रहे हैं, जिसका क्षेत्रफल हमने A मान लिया, बस इतना जानिए। अब आगे प्रूविंग करेंगे, ठीक है। लिखना लिख दो, जिसका क्षेत्रफल क्या है बच्चों, A है, जिसका क्षेत्रफल क्या है, A है, और ऊंचाई h है। तब अब आगे देखिए क्या करेंगे, अतः जो स्तंभ पर लगने वाला भार हम निकालने जा रहे हैं, ठीक है। अब लिखेंगे इसका भार,
भाई जिसके विषय में बात करें उसका भार निकालने जा रहे हैं। भार क्या होता है? mg। भाई भार क्या होता है? इसी को हम वेट लिख सकते हैं W से। W बराबर mg। अब बताइए m क्या है? अद्रव्यमान। अब एक फार्मूला होता है, द्रव्यमान बराबर होता है आयतन गुणे घनत्व इंटू जी। भाई फार्मूला होता ना आयतन बराबर, भाई W के बराबर है ये, इधर ना लिख के हमने इधर लिख दिया। भार होता है mg और आयतन को लिख सकते हैं द्रव्यमान को। भाई आयतन देखिए, द्रव्यमान को हम लिखना है, द्रव्यमान को लिख सकते हैं आयतन गुणे घनत्व, लिख सकते हैं, रख दिया। ये हो गया है आयतन गुणे घनत्व। अब हम आपको एक फार्मूला और बता रहे हैं। आयतन बराबर होता है क्षेत्रफल गुणे ऊंचाई। क्षेत्रफल में ऊंचाई का गुणा करेंगे तो आयतन आ जाएगा। क्या आ जाएगा? आयतन। ठीक है। अब ये द्रव्यमान है, ये क्या है? द्रव्यमान। ठीक है, ये द्रव्यमान है बच्चों। अब यहाँ रख दें अगर हम, तो A इंटू एच इंटू रो इंटू जी, ये आ जाएगा भार। क्या आ जाएगा? ये W है ना, तो ये आ जाएगा क्या? W आ जाएगा, वेट आ जाएगा। ठीक है। इसके बाद हम क्या करेंगे, आइए देखते हैं। अब देखिए बच्चों, चित्र में जो आप देख रहे हैं कि जो F1 है और ये वाला बल है, देखिए चित्र में देखो, चित्र में जो ये कौन सा बल है? F1। जो F1 है इसकी डायरेक्शन नीचे की तरफ है और mg की डायरेक्शन नीचे की तरफ है। ये जो होगा अपने अपोजिट के इक्वल होगा। अपोजिट क्या है? ये अपोजिट है तो इसके इक्वल होगा, F2 के होगा। अब ये बताइए F1 को हम क्या लिख सकते हैं? P1A। और mg को हम क्या लिख सकते हैं? देखो mg ये भी तो है, mg को हमने क्या लिखा है? ये देखो mg इक्वल आ रहा ना। आप चाहे mg को वेट भी लिख सकते हो ना भाई। देखो W बराबर mg को ही हल किया इतना आया है, तो आप चाहें वेट को mg लिख दो, आप चाहो तो वेट को mg लिख दो। तो इसी को हम क्या लिख सकते हैं? h, ए भी था ना, h रो g बराबर P2A, ये लिख सकते हो आपको। अब इसको इधर ले आओ बेटा, बहुत ध्यान से देखिएगा। अब ये P2 इधर आएगा, बाकी वो उधर जाएगा, या तो P2 को इधर ले आओ तो क्या आ जाएगा? P1A प्लस A एच रो जी माइनस P2A, ये आएगा बच्चों। बराबर में क्या बचेगा? 0। इसके बाद हम क्या करेंगे? इसको उधर ले जाएंगे, इसको उधर ले जाओ बेटा। P1A माइनस P2A बराबर माइनस AH रो जी होगा। अब एक काम करो, ए कॉमन कर लो, P1 माइनस P2 बराबर माइनस HA रो जी। चलो कोई बात नहीं, आगे पीछे गुणे में होता है, ये माइनस को इधर भेज दो। अरे चाहे पहले ए लिख दो फिर ऐसी कोई बात नहीं है, माइनस को इधर भेजेंगे तो ये माइनस आइए, इसको आगे पीछे करेंगे एक माइनस आ जाएगा, ऐसे समझो। इसको आगे पीछे करेंगे एक माइनस आ जाएगा। ठीक है, और माइनस AH रो जी, ए से ए कट जाएगा, माइनस से माइनस कट जाएगा। अब इसको हम लिखना चाहे तो लिख सकते हैं डेल्टा P बराबर H रो जी। ये जो आ गया हमारा, क्या आ गया? यह फार्मूला है। और हम आपको बता दें इसके बाद, मान लो H है, मान लो COD एक ही तल पे हो, समझिएगा। अब इसको क्या लिख सकते हैं? डेल्टा P को याद रखिएगा, डेल्टा P को आप P2 माइनस P1 भी लिख सकते हो, या डेल्टा P। अब माना, अब इसके बाद माना C व D एक ही बिंदु पे हो, एक ही बिंदु पर हो। अगर एक ही बिंदु पे होंगे तो ऊंचाई क्या हो जाएगी? 0। ऊंचाई क्या हो जाएगी? 0। तो डेल्टा P को हम क्या लिख सकते थे? P2 माइनस P1 बराबर H0 हो जाएगा तो रो जी। अब गुणा करेंगे 0 हो जाएगा, तो P2 माइनस P1 बराबर 0। अब P1 उधर जाएगा तो P2 जो है P1 के बराबर होगा ना। तब इस कंडीशन में P2 P1 के बराबर हो जाएगा, याद रखना है ना। इसका मतलब ये हो गया, इसका मतलब ये हो गया बेटा, गुरुत्व के अनुपस्थिति में, क्या? गुरुत्व के अनुपस्थिति में द्रव के भीतर में, द्रव या द्रव के भीतर एक ही तल में सभी बिंदुओं पर दाब समान होते हैं। दाब
समान होते हैं। इसके बाद थोड़ा सा एक बात और आप देख लीजिए, थोड़ा सा बच्चों। उसके बाद ये देखो बेटा, अतः तरल, अतः वायु, अगर देखिए बेटा, अतः तरल के स्वतंत्र स्वतंत्र तल पर वायुमंडली 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 का दाब पड़ता है, का दाब पड़ता है, तब तब कुल दाब बराबर क्या होगा? वायुमंडली दाब, वायुमंडली दाब प्लस एच रो जी, ये फार्मूला होगा कुल दाब का। फिलहाल बेटा फार्मूला आप एक ये याद रखिएगा, ये बहुत ज़रूरी फार्मूला है। अब ये तो बताया गया है कि एक ही बिंदु पर दाब बराबर होते हैं। वीडियो को रोक कर नोट कर लें। चलिए बच्चों, अगला हेडिंग आपका है द्रव दाब का नियम बताइए। क्या है? द्रव दाब के नियम बताइए। आइए हेडिंग लिख दे रहे हैं, द्रव दाब के नियम। नियमानुसार कुछ पॉइंट बच्चों, आइए हम देखते हैं। पहला पॉइंट ये है, किसी द्रव के भीतर एक ही क्षैतिज तल में स्थित सभी बिंदुओं पर दाब समान होते हैं। आइए लिख देते हैं, किसी द्रव के भीतर, समझिएगा, किसी द्रव के भीतर एक ही क्षैतिज तल में स्थित सभी बिंदुओं पर दाब समान होते हैं, दाब समान होते हैं। ठीक है बच्चों। उसके बाद आइए दूसरा पॉइंट देखते हैं हम। दूसरा पॉइंट क्या है? दूसरा पॉइंट है, द्रव से भरे बीकर में डूबे पिंड अथवा उसकी दीवारों पर द्रव द्वारा लगाया दाब पिंड के पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु के लंबवत कार्य करता है, आइए बच्चों अगली हेडिंग देखते हैं अब हम लोग। तीसरा क्या है? स्थिर द्रव के भीतर किसी बिंदु पर ठीक है बच्चों, भीतर किसी बिंदु पर दाब, ठीक है, दाब मुक्त पृष्ठ लिखो बेटा, मुक्त पृष्ठ वाले बिंदु की गहराई
के अनुक्रमानुपाती होता है, अनुक्रमानुपाती होता है। ठीक है, इसका मतलब बेटा स्थिर द्रव के भीतर किसी बिंदु पर जो दाब लगता है, कोई पृष्ठ है, ठीक है, कोई मुक्त पृष्ठ है जो अंदर गिराया गया है वस्तु, तो उसके सबसे निचले सिरे का जो बिंदु होगा उसकी गहराई को देखो, निचले गहराई मतलब नीचे के बिंदु के अनुक्रमानुपाती होता है। गहराई जितना बढ़ेगा दाब भी उतना बढ़ेगा, इसका ये मतलब है। ठीक है, वह ठीक है। उसके बाद आइए अगला पॉइंट देखते हैं। सवाल नंबर चौथा क्या कह रहा है, तो पॉइंट नंबर चौथा, किसी जो देखिए किसी द्रव, ये द्रव है बेटा, द्रव का दाब उसके घनत्व के अनुक्रमानुपाती होता है, उसके घनत्व के अनुक्रमानुपाती होता है। ठीक है, ये हो। अब एक पॉइंट हम आपको और बता दे रहे हैं, 5वां नंबर पॉइंट। ठीक है, देखिए किसी द्रव का जो दाब होता है या द्रव दाब बीकर के क्षेत्रफल पर निर्भर नहीं करता है। द्रव दाब बीकर मतलब जिसमें द्रव रखा जाता है, बीकर के क्षेत्रफल पर निर्भर नहीं करता है। इसका मतलब ये कह रहा है कोई बर्तन में आप किसी द्रव को भर दो तो जो बर्तन की दीवारें हैं, जो उनका क्षेत्रफल है, उससे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा बच्चों। ठीक है, इस वीडियो को रोककर नोट कर लें। चलिए बच्चों, अगली हेडिंग है पास्कल का नियम। पास्कल का नियम। आइए बच्चों इनका नियम पढ़ते हैं, ये नियम में क्या कह रहे हैं आइए देखते हैं। इनका नियम ये कह रहा है, जब किसी द्रव पर दाब लगाया जाता है, दाब लगाया जाता है, तो वह बिना क्षय हुए सभी द्रव मतलब संपूर्ण द्रव में, ठीक है, तो बच्चों संपूर्ण द्रव में सभी दिशाओं में समान रूप से संचरित हो जाता है, संचरित हो जाता है। इसे पास्कल का नियम कहते हैं, इसे पास्कल का नियम कहते हैं, या इसी को बेटा ये दाब का संचरण, या इसी को संचरण का नियम कहते हैं। किसके? इसी को दाब के संचरण, ठीक है, संचरण का नियम भी कहते हैं, तो बेटा इसे एक और नाम से भी जाना जाता है। इसके बाद बच्चों आइए कुछ इसका उदाहरण देख लेते हैं। ठीक है, आइए बच्चों, जैसे कोई बर्तन है, मेरी बात समझिएगा। ठीक है, ये एक बर्तन है, क्या एक बर्तन है, ठीक है, इसमें कोई एक वस्तु रखी गई है। क्या रखी गई है? वस्तु, ठीक है, बेलनाकार वस्तु। इसमें क्या द्रव है, इसमें कोई द्रव रखा गया है। ठीक है, अगर बेटा ये बंद है, इसमें प्रेशर लगाएं
तो अगर हम इसमें प्रेशर लगाएंगे तो इसमें ये पानी जो इस पर दाब लगाएगा, ठीक है, सभी पृष्ठ पे लगाया जाएगा। याद रखिएगा इसमें सभी सरफेस पे इसके दाब इक्वल ही लगेगा, समान दिशाओं में लगेगा। अब देखिए इस पर कौन सा बल लगेगा। देखिए इस पर मान लीजिए इस पर F1 लग रहा है, इस पर F2 लग रहा है, ठीक है। ये बिंदु को आप C मान लो, इस बिंदु को आप D मान लो। ये C है, ये D है, इतना मान लो। अब इस पर अगर हम दाब लगाएंगे, ऐसे देख लो, ये बिंदु C है, ये बिंदु D है, दिख नहीं रहा था उसमें तो इसलिए मैं दूर कर दिया। अब इसमें F1 बल है, इसमें F2 बल है। अब देखिए हम ये प्रूव करेंगे कि इसमें बल जो है समान लगता है। कि अगर बेटा द्रव स्थिर है, मेरी बात समझिएगा, अगर जो ये द्रव है इसमें वो कैसी है, इस साम्य अवस्था में जो द्रव है वो किस में है, साम्य अवस्था में है। अगर द्रव साम्य अवस्था में है तो इसके जो दाब वो बराबर होंगे। दाब क्या होंगे, दाब बराबर होंगे, बराबर होंगे। आइए देखते हैं कैसे। सबसे पहले बेटा हम क्या करेंगे, देखिए दोनों सिराओं के इसके जो बल है उनको हम बराबर कर ले रहे हैं। F1 बराबर F2 कर लिया। अब आपने फार्मूला पढ़ा है P बराबर F/A, ए इधर आएगा तो PA बराबर F, तो F बराबर क्या हो जाएगा, PA। अगर हम पहले वस्तु की बात करें, देखिए क्षेत्रफल तो इसका A होगा, तो इसका क्या होगा, F बराबर P के काम P1 करेगा A, और दूसरे सिरे का होगा P2A, तो A से A कैंसिल हो जाएगा, तो P1 बराबर P2। तो देखिए बेटा दाब बराबर हो गया। जो हमने कहा था हमने आपको दिखा दिया कि दोनों सिरे के जो दाब हैं वो क्या हैं, बराबर होते हैं, ठीक है। यही है पास्कल का नियम। वीडियो को रोककर नोट कर लें। चलिए बच्चों एक और क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि एक तेल के डिब्बे को खाली करने के लिए 2 छेद क्यों किए जाते हैं। देखिए एक छेद से तेल बाहर निकले, अब एक छेद से एयर अंदर जाए। देखिए जब अंदर एयर जाएगा तभी तो तेल में वो होगा। आइए देखते हैं, आइए आंसर को देखते हैं। यदि, समझिएगा पहले, यदि तेल के भरे डिब्बे में एक छेद करें, में एक छेद किया जाता है, ठीक है, तो तेल नहीं निकलता है, तो तेल नहीं निकलता है, तो तेल नहीं निकलता है क्योंकि डिब्बे के भीतर दाब बाहर के वायुमंडलीय दाब, बाहर के, देखिए कॉमा लग गया यहाँ पर, क्योंकि डिब्बे के भीतर का दाब बाहर के वायुमंडलीय दाब से कम है, जब डिब्बे में दो छेद कर दिए जाते हैं तो एक छेद से तेल निकलता है, एक छेद से तेल निकलता है तथा दूसरे छेद से वायु डिब्बे के भीतर जाती रहती है, कि डिब्बे के भीतर जाती रहती है, ठीक है। इसी कारण बेटा डिब्बे में 2 छेद किया जाता है ताकि निकल जाए। वीडियो को रोककर नोट कर लें। इसके बाद में बचे कुछ क्वेश्चन को हम पार्ट 2 में लेके आएंगे।
दोस्तों, यदि हमारी वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक, शेयर एंड कमेंट करिए। और भी अगर आप किसी टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं तो हमारे कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करें, तो हम उस पर बहुत ही जल्द से जल्द वीडियो को बनाएंगे। चलिए, धन्यवाद।